Hello student, I am Dr. Lata Agarwal, Associate Professor History, Government College, Ajmer. Today we are going to study of class BA Part 3rd year, Paper 1, Modern Indian History 1740 to 1956. Unit 2nd, Drain of Wealth and its Consequences. Topic is Dadabhai Naoroji and his theory of drain of wealth. Do you know who was he? He was Grand Old Man of India, unofficial ambassador of India. He born 1825 and he died in 1970. He was first leader who proclaimed about the poverty of India through his book Poverty and British Rule in India. He told us about the poverty estimation, poverty line calculation, variation income through the data collection. बच्चों, दादाभाई नौरोजी जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन थे और उन्होंने बेझिझक बिना ब्रिटिश सरकार के भय के उन्होंने भारतीय जनता को बताने का प्रयास किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है और कैसे हमको गरीब बना रही है और स्वयं इंग्लैंड को अमीर बनाती जा रही है। जो धन यहाँ से जाता था पर कैपिटा राइट फ्रॉम 16% टू 35%, वो परसेंट यहाँ से रेवेन्यू के रूप में कच्चे माल के से प्राप्त किया जाता था और कच्चे माल के रूप में वहाँ जाता था और कोई एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टैक्स नहीं इम्पोज किया गया था। परिणाम क्या हुआ? यहाँ से धन वहाँ जाने लगा। यहाँ का पैसा इन लोगों ने यहाँ पर खपत नहीं कर करके विदेशों में अपनी माल को अपने द्वारा पूंजीपति को प्रोत्साहित किया। धन निष्कासन से तात्पर्य उस धन से है जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाने लगा था, और निष्कासन जो धन भारत से निष्कासित होता था वह धन सार्वजनिक ऋण के रूप में पुनः भारत आ जाता था, जिसे चुकाने के लिए ब्याज सहित अधिक धन निष्कासित करना पड़ता था। बच्चों, धन निष्कासन की इस नीति के कारण ब्रिटिश सरकार के बढ़ते हुए शोषणात्मक नीति के कारण दादाभाई नौरोजी ने इसको बताने का प्रयास किया। डॉक्टर ताराचंद का कहना है, भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीति का सबसे घातक प्रभाव भारतीय पूंजी व अन्य वस्तुओं को भारत से इंग्लैंड ले जाना और बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होना था। दादाभाई नौरोजी के अनुसार ब्रिटिश शासन ने प्रारंभ में 1856 से 66 तक की लगभग 10 अरब रुपए की संपत्ति का निष्कासन किया। दादाभाई नौरोजी, जीवी जोशी, आरसी दत्ता ने 1883 से 1892 के बारे में इस डिकेड में धन निष्कासन की राशि 350 करोड़ बताई। आरसी दत्ता ने 1757 से 1939 की अवधि में 30 लाख पाउंड प्रतिवर्ष इंग्लैंड भेजने का ब्यौरा दिया। इसी प्रकार विलियम डिग्बी के अनुसार राइट फ्रॉम 1757 टू 1815 तक की अवधि के अंदर 1000 मिलियन पाउंड की राशि भारत से निष्कासित होकर ब्रिटिश इंग्लैंड में ब्रिटिश के बैंकों में पहुंची। इसी प्रकार डी वॉचा ने 1860 टू 1900 तक की अवधि में 30 टू 40 करोड़ रुपए की राशि प्रतिवर्ष इंग्लैंड भेजे जाने के बारे में बताया। जॉर्ज विनगेट 1834 टू 1507 के बीच में 42,25,611 पाउंड पर एनम धन को निष्कासित होना बताया। इस प्रकार हम देखते हैं, और उनके साधन क्या थे? इतना धन भारत से निष्कासित हुआ, देन होकर के बाहर गया। क्या व्हाट वाज द मीन्स? कैसे वो किस माध्यम से उन्होंने हाउ वर द वेरियस चैनल्स थ्रू विच इंडियन वेल्थ वाज ड्रेन्ड आउट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? बच्चों, मूलतः कंपनी ने व्यापार के द्वारा,
और जो उन्हें लूट का माल मिलता था उसके द्वारा राजस्व के माल से, सार्वजनिक ऋण से, होम चार्जेस से, रेलों के निर्माण करने से और अन्य रुपयों का एक्सचेंज करने से, और इसके साथ साथ अफीम का निर्यात जो चीन से किया जाता था उसका लाभ भी इंग्लैंड को या ब्रिटिश को प्राप्त होता था और उससे वे पूंजीपति होते गए और यहाँ शोषण की नीति से दबते हुए गरीब होते गए। 15% सार्वजनिक कल्याण के कार्यों पर वो खर्च करते थे और इसमें कोई उन्होंने बढ़ोतरी नहीं की। धीरे धीरे दादा भाई नौरोजी के मतानुसार 1880 में आमदनी प्रत्येक व्यक्ति केवल 20 शीलिंग थी और उसका 4% केवल नमक कर पर खर्च करना पड़ता था। भारत में करों से प्राप्त होने वाली धनराशि इंग्लैंड भेज दी जाती थी और इंग्लैंड के आर्थिक हितों की वृद्धि के लिए वहीं पे खर्च की जाती थी। इन्होंने जो भी भारत की उन्नति के लिए, व्यापार के लिए, पूंजी के लिए जो भी कार्य किए वे अपने हितों को देख करके इन्होंने उन कार्यों को किया। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम देखते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे ही सत्ता संभाली ब्रिटिश शासक कृषि के गतिरोध या स्टैग्नेशन एंड डिटेरियोरेशन की स्थिति पैदा होने लग गई। हम देखते हैं बच्चों कि संयुक्त राज्य अमेरिका के गृह युद्ध के समय वहाँ कपास होना बंद हो गया तो अमेरिका ने कपास का निर्यात कम कर दिया। इस पर इंग्लैंड की सरकार ने लंकाशायर व मैनचेस्टर के वस्त्र उद्योग को बनाए रखने हेतु पंजाब के किसानों को अच्छी किस्म की कपास उत्पादन के लिए बाध्य किया। सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। भारत जो रेल का विस्तार हुआ उसका प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश उद्योगों के लिए चारों ओर से कच्चा माल जुटाने और खपत के लिए बाजार जुटाने के लिए किया गया था। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भारतीय रेल व्यवस्था को विश्व की रेल व्यवस्था में चौथे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। देश की परिवहन व्यवस्था में क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी चेंजेस था। उस समय भारतीय रेलवे संबंधी 33 प्रशासन व्यवस्थाएं थी और उसमें 24 प्राइवेट एजेंसियां काम कर रही थी और प्राइवेट एजेंसियों से होने वाले मुनाफे का लाभ भी ब्रिटिश को प्राप्त हुआ। ब्रिटिश साम्राज्यवादी तो कहते थे कि उन्होंने जो रेल व्यवस्था भारत में स्थापित की है वह तो भारत के आधुनिकीकरण के लिए भौतिक सुविधाओं की पूर्ति का एक हमारे लिए उदाहरण है, जबकि राष्ट्रवादियों का कहना है भारतीयों के शोषण का एक उत्तम साधन था क्योंकि लागत पूंजी पर कम से कम 5% लाभ के रूप में सुनिश्चित गारंटी के नाम पर जो धन एकत्रित किया जा रहा था उससे ब्रिटिश शासक अपने स्वामित्व वाली पूंजी का निर्माण करना चाहती थी। परिणाम क्या हुआ? जो भी लाभ, जो भी मुनाफा उन्होंने कमाया वह सारा मुनाफा इंग्लैंड की ओर जाने लगा। यह धन निष्कासन बढ़ता हुआ इतनी बढ़ोतरी करने लगा कि भारत की जनता 2 समय की रोटी के लिए भी तरसने लगी। शोषण का क्षेत्र कौन कौन से थे? प्रमुखतः किसान, मालगुजारी के विभिन्न साधन, कृषि का कमर्शियलाइजेशन बहुत अधिक हुआ। ब्रिटिश सरकार अपनी खाद्य पूर्ति भारत से करना चाहती थी। जब तक कृषि क्रांति नहीं हुई वह भारत से ही खाद्यान्न आयात करने लगा था। उसे इसकी आवश्यकता नहीं रही कि वह सरकार भारतीय किसानों को नील, चाय, जूट, पोस्त आदि की खेती करने को बाध्य करने लगी। चीन से चाय मंगाने हेतु बंगाल में अफीम की खेती की जाने लगी। चीन की चाय सस्ते दामों पर इंग्लैंड भेजी गई। बंगाल में जो पोस्त व नील की खेती कराई जाती थी उसका उत्पादन की सीमा किसानों पर नहीं छोड़ी गई थी। कभी कभी बिचौलिए किसान को अग्रिम धन देकर के वे जबरदस्ती खेती कराने लगे। इस प्रकार किसान उनके चंगुल में फंसते गए। व्यावसायिक कृषि में चाय बाद में जोड़ी गई थी। चाय के लिए जंगल साफ कराए गए
और चाय के बागान लगाए गए। चाय के लिए उन्होंने नियंत्रण अपने हाथों में ही रखा। बागान के स्वामी अंग्रेज स्वयं बन गए थे और उसकी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में की गई थी। व्यावसायीकरण कमर्शलाइजेशन के अंतर्गत एक पूरा तंत्र ब्रिटिश ने स्थापित किया, जिसके केंद्र में जमींदार, ऋणदाता और व्यापारी मीन्स लैंडलॉर्ड्स, मनी होल्डर एंड मर्चेंट वर्ग था, जिसने ग्रामीण गरीब के शोषण के लिए कॉलोनियल सरकार के साथ साथ हाथ मिला रखा था, जिसका आधार था अग्रिम राशि ऋण आपदा के रूप में देना, अर्थात एडवांस डेट डिस्ट्रेस। देश के अन्य भागों में भी उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों ने अपने माल को भेजना शुरू किया और अधिकाधिक पूंजी को एकत्रित करना प्रारंभ किया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक के माध्यम से, अपनी व्याख्यानों के माध्यम से, अपने अंग्रेजी अखबारों में आर्टिकल के माध्यम से जनता को जागरूक किया और आगे जाकर के यही स्थिति को उदारवादी दल, बिकॉज ही वॉज अ लिबरल पार्टी, बिलोंग फ्रॉम लिबरल पार्टी, तो बाल गंगाधर तिलक और आगे गांधी युग में महात्मा गांधी जी ने भी इसको और स्पष्ट और उजागर कर अपने आंदोलन को नवीन स्वरूप प्रदान किया। धन्यवाद।